हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यस एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, जिसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, भाषा वाला क्वेश्चन, वो शुरू करने वाले हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन का यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन का पॉइंट नंबर पहला देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला पॉइंट कह रहा है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 छात्रावास के लिए व्यय करने पड़ते हैं। मतलब छात्रावास के व्यय के लिए 1000 रुपया उसको अदा करने पड़ते हैं, यानी चुकाने पड़ते हैं। ठीक है। जबकि एक विद्यार्थी जिसका नाम बी है वो 26 दिन भोजन करता है तो उसको छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन से क्या निकालना है, तो नियत व्यय तथा प्रतिदिन का भोजन मूल्य क्या है वो हमको निकालना है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्योंकि ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ज़्यादातर विद्यार्थी क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं और उसको सीधे धंगिया देते हैं, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो गलत बना लेते हैं। तो क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं। देखिए एक छात्रावास है, छात्रावास समझते हैं आप लोग, जहाँ छात्र लोग रहते हैं। छात्रावास ज़्यादातर सरकारी छात्रावास होते हैं, ठीक है, जिसका सारा खर्चा जो है सरकार खुद उठाती है। विद्यार्थी को केवल भोजन करने का जो है चार्ज लगता है, ठीक है, बाकी रहने सहने का कोई दिक्कत नहीं है, सब सरकार जो है पे करती है। लेकिन एक बात आप देखते होइएगा छात्रावास के अंदर कि छात्रावास में मान लीजिए बाथरूम उथरूम है, उसका प्रॉब्लम हो गया, टूट फूट गया, या पानी का दिक्कत हो गया, या बिजली की मरम्मत करवानी है, या कोई चीज़ जैसे माने पेंटिंग करवाना है, साल में एक बार रंगैया करवाना है, तो इसके लिए जो है छात्र लोग क्या करते हैं, सभी सरकार पर तो निर्भर नहीं रहेगा छोटी छोटी बातों के लिए, तो छात्र लोग करते क्या है, उसमें वो लोग खुद चंदा लगाते हैं और उस चंदा के पैसे से मरम्मत करवाते हैं। ठीक है। तो जो भी वहाँ पर ऐसा नियम बना दिया गया है कि छात्रावास में तो कई सारे लोग छात्र जो है रहने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर नियम बना दिया गया है कि जो भी छात्र भाई इसमें आएगा उसको रहने का चार्ज लगेगा। रहने का चार्ज बोले तो कि आप यहाँ पर आए हैं और इस मकान का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे टूट फूट गया कोई चीज़, रंगैया पतैया जो भी करवाना है, उसके लिए आपको जो है कुछ रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि महीने महीने आपको देना पड़ेगा, यानी वो फिक्स है कि आप 10 साल रहिए या 50 साल रहिए या 2 साल के लिए रहिए या 10 दिन के लिए रहिए, है ना। आपको जो है वो फिक्स चार्ज कर दिया गया है। रूम का जो मरम्मत कराने का चार्ज है वो फिक्स कर दिया गया है। और ऐसा रूल बना दिया गया है कि छात्रावास में जो भी छात्र रहने के लिए आएगा उसको वो पैसा भाई देना पड़ेगा, बेशक आप जितने दिन के लिए भी आइए देना पड़ेगा। दूसरा ये कि कैंटीन चलता है तो खाने का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, वो सरकार नहीं उठाएगी। ठीक है। तो खाने का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा ही एक छात्रावास है जहाँ पर रहने का चार्ज जो है फिक्स कर दिया गया है कि इतना रुपया है, आप जितना दिन के लिए रहिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको रहने का चार्ज जो फिक्स है वो आपको देना पड़ेगा। आप 10 दिन के लिए रहिए, चाहे 2 महीना के लिए, चाहे 2 साल के लिए। ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए रहिएगा तो आपका बढ़ जाएगा, वो फिक्स है। ठीक है, उतना ही लगेगा आपको। लेकिन खाना जो खाइएगा उसका अलग रुपया आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए इस सवाल के अंदर एगो ए नाम का विद्यार्थी है, ठीक है, और एगो बी नाम का विद्यार्थी है। अब ए नाम का विद्यार्थी जो है वो 20 दिन के लिए आया छात्रावास में रहने के लिए, ठीक है, और बी नाम का जो विद्यार्थी है ये 26 दिन के लिए आया है छात्रावास में। तो जो 20 दिन के लिए विद्यार्थी आया है वो क्या करेगा, तो उसको जो रहने का चार्ज है वो देना पड़ेगा 20 दिन का। देखिए रहने का चार्ज जो है वो फिक्स है, 20 दिन के लिए भी जो आया है उसके लिए भी उतना ही लगेगा, और 26 दिन के लिए जो विद्यार्थी आया है उसके लिए भी उतना ही लगेगा। अब 1 साल के लिए जो आएगा ना उसको भी उतना ही देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। मतलब रहने का चार्ज फिक्स है, बाकी इस पर निर्भर करता है कि आपने खाना कितना दिन खाया है, मतलब भोजन कितना दिन लिए हैं। तो देखिए जो 20 दिन के लिए छात्र आया है, ए नाम का विद्यार्थी है जो 20 दिन के लिए आया है, वो 20 दिन खाना ना खाएगा, तो 20 दिन खाना खाया, 20 दिन खाना खाया उसका रुपया और साथ में रहने का रुपया, दोनों के रुपया जोड़ के कितना चुका के जाते समय चुकाया, तो 1000 रुपया जो है छात्रावास के जो हेड आदमी है उसको दे के आया 1000 रुपया। 20 दिन रहा तो रहने का चार्ज भी दिया 1000 में वो, अब 20 दिन का खानों का चार्ज दिया, 1000 जो दिया है उसमें दोनों मिला के दिया है वो। ठीक है।
और जो 26 दिन के लिए विद्यार्थी आया है वो भी रहा तो उसको भी रहने का चार्ज देना पड़ेगा। जितना ई दिया है रहने का चार्ज उतना ही लगेगा इसको भी। ऐसा नहीं है कि 26 दिन रहा है तो इसको ज़्यादा लगेगा, है ना। और ये 26 दिन रहा है तो 26 दिन खाना खाया होगा। तो ये दोनों को मिलाकर इसको कुल कितना देना पड़ा, तो 1180 रुपया। यानी ये जाते समय 1180 रुपया थमा दिया उसके हाथ में। और ये जो है ए नाम का विद्यार्थी ये जाते समय 1000 रुपया देकर आया, ठीक है। तो 1000 रुपया में इसका रहने का चार्ज भी है और साथ में 20 दिन का खाने का चार्ज भी है। और ये जो 26 दिन के लिए 1180 रुपया चुका कर आया है तो इसको भी 26 दिन का खाने का चार्ज देना पड़ा है उसी में, और साथ में रहने का चार्ज भी। लेकिन कॉमन बात क्या है पता है, कॉमन बात यह है इसमें कि भाई 20 दिन के लिए जो विद्यार्थी आया है उसको भी और 26 दिन के लिए जो विद्यार्थी आया है उसको भी, दोनों को रहने का चार्ज फिक्स कर दिया गया है, वो दोनों को सेम लगेगा, ठीक है। बाकी 20 दिन खाएगा तो इसको ज़्यादा लगेगा इससे, क्योंकि भाई 20 दिन खाएगा और ये 26 दिन खाएगा तो इसको तो बेसी देना पड़ेगा ना, क्योंकि 26 दिन भोजन लिया है। चलिए, तो अब हमको यही तो निकालना है, यही निकालना है कि रहने का चार्ज उस छात्रावास का कितना है और साथ में प्रत्येक दिन का यानी एक दिन का खाने का चार्ज कितना है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ निकालना है, तो जो निकालना होता है लैंग्वेज क्वेश्चन में वो मान लेते हैं। चलिए, तो नियत व्यय, किसका नियत व्यय, छात्रावास का। तो यहाँ लिखेंगे, हल करके लिखेंगे माना कि छात्रावास का नियत व्यय, नियत का मतलब होता है फिक्स रुपया, ठीक है। नियत व्यय कितना कर दिया गया है, तो नियत व्यय मान लेते हैं कि 100 रुपया है। मतलब रहने का चार्ज, इसको समझ लीजिए आप कि रहने का चार्ज कितना कर दिया है, 100 रुपया। अब 100 रुपया ए को भी लगेगा, 100 रुपया बी को भी लगेगा, और जो 1 साल के लिए आएगा उसको भी 100 रुपया लगेगा, क्योंकि वो रहने का चार्ज फिक्स है, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ है ना कि एक भाग नियत है, मतलब फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद एक चीज़ तो हमको निकालना है नियत व्यय, तो मान लीजिए 100 रुपया है नियत व्यय, और साथ में प्रतिदिन का भोजन का मूल्य निकालना है। तो इसको मान लेते हैं तथा प्रतिदिन का भोजन मूल्य प्रतिदिन का भोजन मूल्य मान लेते हैं कितना है, तो y रुपया है। प्रत्येक दिन का खाने का चार्ज कितना लगता है उसमें, y रुपया। अब यहाँ प्रश्न अनुसार यानी कि प्रश्न से अब जो भी काम करेंगे प्रश्न को देख के करेंगे, प्रश्न के हिसाब से। देखिए, ए नाम का एगो विद्यार्थी है, वो 20 दिन के लिए आया है, तो 20 दिन खानो ना खाएगा। तो 20 दिन के लिए आया है और वो 1000 रुपया चुका कर गया है। तो देखिए 20 दिन के लिए आया तो भाई रहने का चार्ज उससे भी लगा, मतलब उससे भी लिया गया, तो 100 रुपया रहने का चार्ज, क्योंकि सब के लिए बराबर है 100 रुपया रहने का चार्ज। तो ए नाम का विद्यार्थी है, वो 20 दिन के लिए आया है तो रहने का चार्ज 100 रुपया लिया उससे, और साथ में 20 दिन खानो खाया है, तो एक दिन का खाने का चार्ज y रुपया है, तो 20 दिन ना खाया है तो y रुपये के हिसाब से 20 दिन का खाने का चार्ज हो जाएगा 20 गो y। 20 दिन का खाने का चार्ज कितना होगा, 20 गो y। जैसे मान लीजिए 10 रुपया लगता है एक दिन का खाने का चार्ज, तो 20 दिन का कितना, तो 20 गुने 10, तो वही बात ना हुआ। एक दिन का मान लिए है y रुपया लगता है, तो 20 दिन का 20 गुने y यानी 20 रुपया, मतलब 20 गो y लगेगा 20 दिन का खाने का चार्ज। तो ये हुआ 20 दिन का खाने का चार्ज, और ये हो गया रहने का चार्ज जो कि फिक्स है। ये दोनों के मिला के जो है ए नाम के विद्यार्थी को कितना देना पड़ा है, 1000 रुपया। ये हमारा हो गया समीकरण पहला। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, फिर बी नाम का छात्र है जो रहने के लिए आया है 26 दिन, तो 26 दिन खाना खाया होगा, तो 26 दिन खाना खाया है, एक दिन का खाने का y रुपया लगता है, तो 26 दिन के खाने का लग जाएगा 26 गो y, 26 गो y लगेगा। और रहने का चार्ज इसको भी लगा है कितना, 100 रुपया, क्योंकि वो फिक्स है। तो देखिए 100 रुपया रहने का चार्ज बी नाम के छात्र के लिए, और 26 दिन भोजन किया तो 26 गो y, और दोनों के मिला के कितना लगा, तो 1180 रुपया दिया है। समीकरण दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहीं तक जो कसर था क्वेश्चन का यहीं तक था, यहाँ तक समझ गए हैं, तो यहाँ से आगे तो बल्ले बल्ले है। देखिए करना क्या है आपको, इन दोनों समीकरण को 4 मेथड है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन विधि और एक है ग्राफीय विधि। उन चारों में से जो आसान लगता है उसका प्रयोग कीजिए और एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, विलोपन विधि के इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि एक्स को काटेंगे, तो एक्स को काटेंगे तो 1 से गुना इसमें, 1 से गुना इसमें, क्योंकि दोनों के गुना में 1 है, तो तिरछा
तिरछा तिरछी गुना कर दिए। अब वही बात यहाँ लिख लेंगे, चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने एक एवं सेकेंड गुने भी एक, क्योंकि फर्स्ट गुने भी एक सेकेंड गुने भी एक को क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर। क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, जिसको हम काटने जा रहे हैं उस चर का चिन्ह समान रहता है तो घटाने पर, असमान रहता है तब जोड़ने पर। ठीक है, तो घटाने पर। अब गुना कर करके लिख लेते हैं, तो x इकाई x गो प्लस 20y इकाई 20y बराबर में 1000 इकाई 1000। क्लियर है? चलिए अब नीचे गुना कर लेते हैं, x इकाई x गो प्लस में 26y इकाई 26 गो y बराबर 1180 इकाई 1180 होगा। घटाने पर जब रहेगा तो नीचे वाला का चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस में या माइनस प्लस में, तो सब प्लसे में है तो सब का चिन्ह माइनस में हो गया। x कट गया प्लस माइनस में। अब यहाँ माइनस में 26 गो वाई या प्लस में 20 गो वाई, तो माइनस में 6 गो वाई बच जाएगा। ठीक है, और उस पार में देखिए 1180 है, 1180 में से 10 चला गया, यानी 1000 चला गया तो 180 बच जाएगा। माइनस से माइनस, सॉरी माइनस से बचेगा तो माइनस से माइनस को हम काट देंगे तो वाई का मान हमारा हो जाएगा 180 और 6 गुना में है तो बट्टा के नीचे लटकेगा। 6 से काटेंगे 180 को तो 30 बार में कटेगा, 30 बार में जो है ना कट गया, तो y का मान कितना निकल गया? 30। क्लियर है? y का मान कितना आ गया? देखिए अब क्या करेंगे, इस y के मान जो हम 30 निकाले हैं, इस y के मान को हम समीकरण दोनों में से किसी में भी डाल देंगे तो हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, देखिए हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y की जगह पर क्या रखेंगे? 30। तो x जना कितना, प्लस में 20 गुने y की जगह पर रख देंगे 30, क्योंकि 20 और y दोनों गुना में है तो 20 गुने y की जगह पर हो गया 30 बराबर 1000। तो x प्लस 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। क्लियर है? बराबर हो जाएगा 1000। तो x का मान हो गया कितना, 1000, 1000 माइनस में 600, तो x का मान हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 30 3 6 600 400 हो जाएगा x का मान। ठीक है, तो अब देखिए हमारा x का मान कितना निकला है? 400, यानी कि छात्रावास का नियत व्यय कितना माने थे हम? x माने थे, तो कितना निकला है? 400 निकला है। तो यहाँ लिखेंगे अतः छात्रावास का नियत व्यय x माने थे तो x का मान निकला है 400, यानी कि रहने का चार्ज जो है वो कितना लगता है? 400 लगता है। नियत व्यय उसी को बोलते हैं। तथा प्रतिदिन का भोजन मूल्य, प्रतिदिन का भोजन मूल्य हम y माने थे तो y का मान कितना निकला है? 30 निकला है, यानी प्रत्येक दिन का भोजन करने का चार्ज कितना लगता है? 30 रुपया लगता है। क्लियर है? हमारा क्वेश्चन जो है ना बन गया। क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं कि भिन्न वाला क्वेश्चन बहुत ही MVVI है और ये 5 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर जाना नहीं है। अगर छोड़कर जाइएगा तो उस भाई समझाने का कोई गारंटी नहीं है, है ना। बीच में जाइएगा तो बीच में से छोड़ना नहीं है। चलिए अब हम इसको बनाने के प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कोई भिन्न संख्या है, वो हमको पता नहीं है, लेकिन कोई भिन्न संख्या है जो 1/3 हो जाता है। कब? तो जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, और वही भिन्न 1/4 हो जाता है। कब? तो जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न क्या है, ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न वाला क्वेश्चन में सबसे पहले आपको
पता होना चाहिए कि जो भिन्न संख्या होता है वो किसके रूप का होता है। तो भिन्न संख्या जो होता है वो अंश बटा हर के रूप का होता है, अंश बटा हर के रूप का। कोई भी भिन्न संख्या है तो उसमें एक अंश होगा और एक हर होगा, ठीक है। अंश और हर यदि पता हो जाए हमें तो हम आसानी से भिन्न संख्या भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको हम बता देते हैं, देखिए मान लीजिए कि अंश 5 है और हर आपको हम दे देते हैं 7, ठीक है। अंश दे दिए 5 और हर दे दिए 7 और आपसे पूछे कि बताइए कि वो भिन्न संख्या कौन है जिसका अंश 5 है हर 7 है, तो आप क्या बताइएगा, 5/7। 5/7, क्योंकि भिन्न संख्या अंश बटे हर के रूप में होता है। तो अंश हमारा 5 है तो ये चला गया ऊपर में बट्टा के, और हर हमारा 7 है तो वो चला गया बट्टा के नीचे। यानी कि अंश और हर हमें पता हो जाए तो हम आसानी से भिन्न संख्या भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ निकालना है वो चीज़ हम मानते हैं, मतलब मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि वह भिन्न संख्या क्या है बताइए। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल करके, यहाँ लिखेंगे माना कि भिन्न संख्या बराबर x/y। हम मान लिए कि वो भिन्न कौन है, तो x/y है, मतलब अंश x है और हर उस भिन्न का y है, ठीक है। अंश x है और हर y है। अंश को हम x मान लिए हैं, देखिए अंश को हम अगर x मान लेंगे और हर को यदि y मान लेंगे तो भिन्न क्या बन जाएगा, तो भिन्न बन जाएगा x/y, क्योंकि भिन्न संख्या बराबर होता है अंश बटा हर। तो अंश को x मान लिए, हर को y मान लिए, तो भिन्न क्या बनेगा, x/y। क्लियर है। तो यहाँ पर हम एक लाइन मान लिए हैं, माना कि भिन्न संख्या वो कौन है, तो वो x/y है। मतलब वो कौन सा भिन्न संख्या है जिसके 1/3 में, सॉरी, वो कौन सा भिन्न संख्या है जिसके अंश से 1 घटा देते हैं तो 1/3 हो जाता है, और उसके हर में 8 जोड़ देते हैं तो वो 1/4 हो जाता है। वो कौन सा भिन्न है, यही निकालना था। तो हम मान लिए हैं कि वो भिन्न कौन है, तो वो भिन्न x/y है। अब हमको पता चल गया है कि वो भिन्न कौन है, x/y है। आपको मान के चलना है कि हमारा भिन्न अब x/y है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में लिखा हुआ है कि वो कौन सा भिन्न है जिसके अंश से 1 घटाने पर वो 1/3 हो जाता है। तो वो x/y भिन्न है जिसके अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है। तो अंश बोलते हैं ऊपर वाले को और हर कहते हैं नीचे वाले को। मतलब अंश से 1 घटाने पर वो भिन्न 1/3 में बदल जाता है। समझ रहे हैं। वो भिन्न हम मान लिए हैं, पूछ रहा है ना कि वो कौन सा भिन्न है जिसके अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है ना। कि एक भिन्न है जो 1/3 हो जाता है, तो कब, तो जब उसके अंश से 1 घटाते हैं तब। तो वो कौन भिन्न है, तो वो x/y भिन्न है जिसके अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है। हम मान लिए हैं x/y वो भिन्न है। तो अगर x/y वो भिन्न है जिसके अंश में 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है, तो x/y और इसके अंश में से 1 कम कर दिए तो बराबर 1/3। और फिर एक बात लिखा हुआ है, पुनः एक बात लिखा हुआ है, और दूसरी स्थिति में कह रहा है कि वही भिन्न 1/4 हो जाता है। कब, तो जब हर में 8 जोड़ा जाता है। वही भिन्न है लेकिन वो भिन्न 1/4 हो जाता है। कब, देखिए वो भिन्न 1/4 में बदल जाएगा। कब बदलेगा 1/4 में, तो जब उसके हर में, हर बोलते हैं नीचे वाले को, हर में 8 जोड़ेंगे तब। मतलब उस भिन्न के हर में 8 जोड़ देने पर वो 1/4 में बदल जाता है। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो उसको समझने के लिए हम अपनी भाषा में उसको पकड़ कर लाएंगे, ठीक है। चलिए, तो वो भिन्न x/y था हमारा जिसके हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये 2 स्थिति हम यहाँ लिख लिए। अब इन दोनों स्थिति से 2 ठो समीकरण तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे, देखिए तिरछा तिरछी गुना करने आता है, नहीं करने आता तो समझिए, इसके ऊपर वाले से बराबर के इस पार के नीचे वाले में गुना करेंगे और इधर के नीचे वाले से उधर के उस पार वाले में गुना करेंगे। इसी को बोलते हैं तिरछा तिरछी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना, ठीक है। चलिए, 3 से x और -1 में गुना करेंगे। 3 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा
3x और फिर -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3 बराबर y से 1 में गुना करेंगे तो y। क्लियर है। अब एक्स वाई वाले को एक साइड रखना है, बिना एक्स वाई वाले को दूसरे साइड। तो ये 3x पहले से इधर है और y उधर है, तो इसको इस पार लाएंगे y को, तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा इस पार, और उस पार में कुछ नहीं बचा। लेकिन बिना एक्स वाई वाला जो ये -3 है इसको उस पार ढकेलेंगे तो प्लस में हो जाएगा ना। ई हो गया हमारा समीकरण पहला। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। 4 से x में गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा बराबर, अब y इकाई y हो गया और +8 इकाई +8 हो गया। ठीक है, तो ये 4x जेना कहते ना, y वाले को इस पार लाएंगे, बोले है ना एक्स वाई को एक पार रखना है, बिना एक्स वाई वाले को दूसरे पार, तो y वाला इस पार आएगा तो माइनस में, बराबर को उस पार बिना y वाला बिना x वाला हाइते है 8, तो उसी पार इसको रहने देंगे, यानी 4x - y बराबर 8। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इन दोनों समीकरण को कोई भी मेथड से, कोई भी विधि से, यानी प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणन विधि में से कोई भी विधि का इस्तेमाल करके हम एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। यदि एक्स वाई का मान निकल गया तो भिन्न संख्या भी निकल गया, है ना। चलिए तब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तब विलोपन विधि से हल करेंगे, हम एक्स को काटने जा रहे हैं, तो जो पहला समीकरण में एक्स है उसके गुना में 3 है, तो उससे सेकेंड में गुना करेंगे, और जो सेकेंड में एक्स है उसके गुना में 4 है, तो उससे हम फर्स्ट में गुना करेंगे। और यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट गुना 4 एवं सेकेंड गुना 3 को, देखिए जिस चर को हम काटने जा रहे हैं उसका चिन्ह समान रहेगा तो घटाने पर, असमान रहेगा तो जोड़ने पर। तो यहाँ चिन्ह समान है, देखिए 3x है तो ये भी प्लस में, 4x है तो ये भी प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे को जोड़ने पर, जोड़ने पर। चलिए 4 में 3x से गुना करके लिख लेते हैं, मतलब 4 से तीनों में गुना करेंगे और 3 से तीनों में गुना कर करके और यहाँ लिख लेते हैं। चलिए 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 दिया ही 12 और x हो जाएगा 12x, फिर 4 से y में गुना करेंगे तो माइनस में 4 गो y बराबर, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर नीचे 3 से गुना करेंगे 4x में तो 4 दिया ही 12x, फिर माइनस y में गुना करेंगे 3 से तो माइनस में 3 गो y, और उस पार में 8 है तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और देखिए घटाने, सॉरी यहाँ पर क्या लिखाएगा, घटाने पर, क्योंकि चिन्ह समान है तो घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिखा है क्योंकि यहाँ पर दोनों का चिन्ह, एक्स को हम काटने जा रहे थे ना, तो एक्स का चिन्ह क्या है, समान है, प्लस प्लस में है, तो घटाने पर। और जब घटाने पर होता है तो समीकरण नीचे का, यानी दूसरा समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, सब पद का चिन्ह बदलेगा। ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस माइनस घट गया। अब देखिए माइनस में 4 गो वाई आई प्लस, ये चिन्ह का वैल्यू नहीं है, आप प्लस में 3 गो वाई, तो माइनस में बचेगा 1 गो वाई। उस पार में देखिए -24 में से प्लस 12 गया तो माइनस में 12 बच जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि वाई का मान निकल गया 12। अब क्या करना है हमको, इसी 12 को, y के मान जो निकाले हैं ना 12, इस y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालकर हम x का मान, यानी दूसरे चर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही अब करने वाले हैं हम, थोड़ा ध्यान से यहाँ समझना है। लिखेंगे अब y का मान समीकरण सेकेंड में, हम दूसरा में रख देते हैं, में रखने पर। चलिए समीकरण दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण है 4x - में y बराबर 8। ठीक है, 4x - में y बराबर 8, तो इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ पर क्या रखना है, 12। तो यहाँ y है तो यहाँ 12 रख देंगे, यानी कि 4x जना कहते हैं ना, माइनस में y की जगह पर हो जाएगा 12 बराबर 8। तो 4x बराबर 12 को उस पार भेजेंगे, 8 पहले से है, 12 आ गया और पार तो प्लस में, क्योंकि माइनस में था। ठीक है, अब 4 को भी उधर भेजेंगे तो 4x के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे लटक जाएगा, यानी x का मान 12 गो 8 गो 20 गो और 4 लटकेगा नीचे में, तो 4 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी x का मान निकल गया 5। x और y दोनों के मान निकाल लिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। जब x y का मान निकल गया है तो भिन्न संख्या भी तो हम माने थे ना x बटा y,
माने थे ना। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे एक लाइन, अतः यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न संख्या x बटा वाई माने थे ना। तो x बटा वाई का मान कितना आया है, x का मान आया है 5, तो ऊपर में 5 और नीचे में y है, तो नीचे में y के मान 12, यानी 5 बटा 12 वो हमारा भिन्न संख्या है। ठीक है, तो सवाल क्या पूछ रहा था कि वो कौन सा भिन्न है जिसके अंश से 1 घटाया जाता है तो वो 1/3 हो जाता है, और जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है। तो वो भिन्न हमारा 5/12 है। ठीक है, 5/12 वो हमारा भिन्न है जिसके अंश से 1 घटाने पर 1/3 होगा। अंश कौन है भाई, तो अंश है ऊपर वाला, 1 घटाएंगे तो क्या ये 1/3 के बराबर आ जाएगा, देख लेते हैं। 1/3 के बराबर आएगा जब अंश में से घटाएंगे, तो 5 में से 1 गया तो 4 और नीचे में 12, 4 1 4, 4 3 12, 1/3 के बराबर आ रहा है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा में क्या लिखा था कि जब हर में 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 होता है। देखते हैं हर में 8 जोड़ कर हमारा भिन्न क्या निकला है, 5/12। इसके हर में यदि, हर बोलते हैं नीचे वाले को, इसमें यदि 8 जोड़ते हैं तो क्या ये 1/4 आएगा। तो ऊपर 5 जना के थे ना, नीचे 12 गो, 8 गो, 20 गो, 5 इकाई 5, 5 चौका 20, यानी 1/4 आ रहा है। क्लियर है, ये सब आपको करना नहीं है, ये हम आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यश ने एक क्लास टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कब, तो जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, और यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। ठीक है, तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि यश नाम का एक लड़का है जो टेस्ट देता है। ठीक है, तो उसको टेस्ट में कुल 40 अंक आता है, 40 अंक उसे प्राप्त होता है। ठीक है, 40 अंक वो प्राप्त करता है टेस्ट में। तो 40 अंक जो आया होगा तो उसने क्वेश्चन भी तो सॉल्व किया होगा, तभी तो उसको आया है 40 नंबर, है ना। तो क्वेश्चन जो बनाया होगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन को वो सही बनाया होगा और कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि गलत भी हो सकता है ना। तो सही क्वेश्चन भी बनाया होगा और गलत भी बनाया होगा, तभी तो उसको कुल मिलाकर 40 नंबर आया है। तो एग्जाम में ये मतलब प्रावधान था कि सही उत्तर पर अगर उसको नंबर दिया जाता है, माने सही उत्तर पर नंबर मिलता है, और गलत उत्तर जब बनाता है तो वहाँ नंबर काटा भी जाता है। ठीक है, माने जो गलती बनाइएगा उस हिसाब से नंबर भी काटा जाता है। तो यश क्या करता है कि वो एक टेस्ट देता है, तो टेस्ट में उसको 40 नंबर मिलता है। तो 40 नंबर कब मिलता है पता है, तो 40 नंबर उस स्थिति में उसे प्राप्त होता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, यानी कि एक एक सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिला है, प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक दिया गया है, और एक गलत उत्तर पर उसे 1 अंक काटा गया है। मतलब एक गलत उत्तर जब बनाता है तो उसमें से 1 अंक उसको काट लिया गया है, मतलब कम कर दिया गया है। सही में से काट लिया गया है 1 नंबर, 1 गलत कीजिएगा तो 1 नंबर। ठीक है, तब उसको आया है 40 नंबर। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि उसको सही उत्तर पर 3 अंक नहीं मिलते, बल्कि 3 के जगह पर 4 मिले होते, और गलत उत्तर पर 1 अंक नहीं काटते बल्कि 2 अंक काटे होते, तो यश को टोटल 50 अंक हासिल होता। तो हमें यही बताना है कि बताइए उस टेस्ट में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मतलब यश के द्वारा सही प्रश्न के मानी सही कितने प्रश्न के जवाब दिए गए हैं उसकी संख्या निकाल लेंगे, और फिर गलत कितने प्रश्नों का जवाब उसने गलत दिया है ये निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर दोनों के संख्या को जोड़ देंगे तो टोटल प्रश्न आराम से निकल जाएगा। मतलब टेस्ट में जो सवाल हम बनाते हैं तो उसमें कुछ सही भी होता है कुछ गलत भी होता है। तो सही प्रश्न की संख्या मान लीजिए
5 गो है आ गलत के संख्या मान लीजिए 2 गो है, तो टोटल प्रश्न कितने पूछे गए थे? इसका मतलब टोटल प्रश्न 7 गो पूछे गए थे, जिसमें से 5 गो सही हुआ है और 2 गो गलती हुआ है। ठीक है, यानी कि सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या यदि पता हो जाए तो हम आसानी पूर्वक टोटल प्रश्न निकाल सकते हैं। तो यहाँ यही चीज़ हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि सही प्रश्नों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या मान लेते हैं 100 गो, सही उत्तर x है तथा गलत बोले तो अशुद्ध, ठीक है, गलत उत्तरों की संख्या मान लेते हैं y। गलत कितने उत्तर किया है? y गो क्वेश्चन, जो माने y गो उत्तर इसका गलत हुआ है, इसीलिए कुल प्रश्न कितना हो जाएगा? कुल प्रश्न होगा सही उत्तरों की संख्या जोड़ गलत उत्तरों की संख्या। यानी कुल प्रश्न के लिए क्या करेंगे? सही उत्तर जितना है उसको ले लेंगे और गलत उत्तर जितना है उसको ले लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रश्न की संख्या निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न से। ध्यान से यहाँ से आगे समझना है। देखिए, यश एक टेस्ट में बैठा है, उसको 40 अंक आया है। तो 40 नंबर कब आया है? तो जब सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिला है और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा गया है, तब उसको कितना नंबर आया है? 40 नंबर आया है। ठीक है, देखिए 40 अंक लाया है वो कब? तो जब सही उत्तर पर, देखिए ये x क्या है? x है सही उत्तरों की संख्या और y है गलत उत्तरों की संख्या। ठीक है, तो सही उत्तर पर कितना अंक मिला? तो सही उत्तर पर मिला है 3 अंक। ठीक है, तो 3 अंक अगर x गो सही उत्तर है, माने x गो को उत्तर सही बनाया है और प्रत्येक पर 3 अंक मिला है, यानी कितना क्वेश्चन, मतलब कितना हो जाएगा? सही उत्तर में कितना नंबर मिल जाएगा उसको? तो x गुने 3। देखिए ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए मान लीजिए कि आपने 5 ठो क्वेश्चन सही बनाया है, ठीक है, 5 ठो क्वेश्चन, और प्रत्येक सही पर आपको 3 नंबर मिला है, तो टोटल सही का कितना नंबर हो जाएगा? खाली सही का तो 5 गुने 3 यानी 15 नंबर हो जाएगा सही का। ठीक है, उसी तरह से 100 गो क्वेश्चन जो है सही बनाया है और प्रत्येक सही पर कह रहा है कि 3 अंक मिला है, तो खाली सही का क्या नंबर हो जाएगा? तो सही का हो जाएगा x गुने 3 यानी कि 3x हो जाएगा सही का नंबर। ठीक है, यानी 3x हो जाएगा इसका सही का नंबर। ठीक है, और एक गलत उत्तर पर 1 गलत उत्तर होगा तो 1 नंबर काटा जाएगा। तो टोटल कितना उत्तर गलत किया है यश ने? तो y गो उत्तर गलत किया है, तो 1 नंबर काटेगा एक क्वेश्चन पे। तो y को क्वेश्चन अगर गलत बनाया है तो कितना गलत कट जाएगा, मतलब कितना नंबर उसको हो जाएगा खाली गलत का? तो गलत का हो जाएगा, ऐसे गलत मान लीजिए आप बनाए हैं 3 गो, तो 3 गो गलत बनाए हैं, 1 नंबर काटा गया है, तो 3 गुने 1 यानी 3 नंबर आपका माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब काट लिया जाएगा। तो y को क्वेश्चन यहाँ पर गलत बनाया है, मतलब y उत्तर, गलत उत्तरों की संख्या y है और प्रत्येक उत्तर पे यानी प्रत्येक गलत उत्तर पे 1 अंक काटा गया है, तो क्या करेंगे? y से गुना कर देंगे, y गुने 1, तो कितना हो जाएगा? y इकाई y ही होगा। ठीक है, तो y हो गया। अब क्या हुआ? ये है सही उत्तर, सही उत्तर में मिला हुआ अंक है और ये गलत उत्तर में मिला हुआ अंक है। तो सही में से जितना अंक काटा गया है उसको कम करने से जो बचेगा वही यश को प्राप्त हुआ है 40 नंबर। यानी कि जो 40 नंबर आया है ना, उसमें सही नंबर भी है और सही में से गलत नंबर को काट कर जो है इसको मिला है 40 नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण पहला, यानी 3x - y बराबर 40। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर उसको सही उत्तर पर 3 अंक के बदले 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर 3 अंक के बदले 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 1 अंक के बदले 2 अंक काटा जाता, मतलब घटाया जाता सही में से, तो उसको टोटल 50 अंक आ जाता। ठीक है, तो देखिए सही उत्तर की संख्या कितना है? 100 गो है और प्रत्येक पर मिला है 4 अंक। अब कह रहा है 4 अंक मिलेगा, तो 100 मतलब 100 गो संख्या पर 4 अंक मिलेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल? तो 4x होगा, 4 गुने x यानी 4x। अब 4x सही उत्तर में मिला अंक और गलत उत्तर पर कितना काटा गया है? तो 2 अंक काटा गया है, तो टोटल कितना गलत उत्तर है? तो y गो है, तो y गुने 2 यानी कि 2y हो जाएगा इसका गलत उत्तरों में मिला हुआ अंक। ठीक है, 2y।
अब क्या है कि सही में से गलत वाले को घटाएंगे तब जो बचेगा तो वो 50 बचेगा। मतलब कह रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिला है और गलती पर 2 अंक काटा गया है, मतलब घटाया गया है, तब उसको जो आया है वो 50 अंक आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं या भुजगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं और एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। एक्स का मान जो निकलेगा वो होगा सही उत्तरों की संख्या और वाई का मान जो निकलेगा वो होगा गलत उत्तरों की संख्या, और फिर दोनों के मान को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं, तो एक्स को हम काटेंगे तो एक्स के गुना में 4 है तो इसमें इससे गुना करेंगे, और यहाँ पर 3 है गुना में तो इसमें गुना कर देंगे 3 से। तब लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट गुने 4 एवं सेकेंड गुने 3 को घटाने पर, अब घटाने पर क्यों, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर समान है, दोनों प्लस में है तो घटाने पर लिखेंगे और समीकरण दूसरा का चिन्ह भी बदल जाएगा। चलिए गुना करके लिखते हैं, 4 तिहाई 12x माइनस 4 में y से गुना करेंगे 4y बराबर 40 चौका 160। ठीक है, अब 3 चौका 12x माइनस 3 दूना 6y बराबर 50 तिया 150। चिन्ह बदलेगा यहाँ पर दूसरा समीकरण का, जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में। अब देखिए प्लस में 6y माइनस में 4y तो घटेगा तो प्लस में 2y बचेगा बराबर 160 में से 150 चला गया तो 10, तो y का मान हो जाएगा 10। ये 2 गुना में है तो बटा के नीचे काटेंगे तो 5 बार में, यानी y का मान कितना निकल गया 5। क्लियर है। अब यही y के मान को समीकरण दोनों में से किसी में भी डाल देंगे तो हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों में से किसी में भी डालकर x का मान निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x माइनस में y बराबर 40। ठीक है, तो इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ पर क्या रखना है, 5 रखना है, तो 3x माइनस में y की जगह पर 5 बराबर 40, तो 3x माइनस 5 को उस पार भेजेंगे, 40 पहले से उधर है, माइनस 5 गया उस पार तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 40 5 45, 40 और 5 45, और ये 3 गुना में है तो बटा के नीचे काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, सॉरी 3 नीचे में है। ठीक है, तो 15 बार में ये कट जाएगा, 15 या 45, यानी x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 15। x का मान कितना निकल गया, तो x का मान 15 हो गया, और y का मान कितना निकला है, तो y का मान निकला है 5। ठीक है, यानी x किसको माने थे हम, सही उत्तरों की संख्या, यानी 15 गो सही उत्तर की संख्या है और 5 गो गलत उत्तर की संख्या है, तो 15 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो 20 गो हो जाएगा। यानी एग्जाम में यानी टेस्ट में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो 15 और जोड़ 5 यानी कि 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए कुल प्रश्नों की संख्या, यानी कुल प्रश्न क्या है, तो x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई यानी x का मान 15 प्लस y का मान 5, यानी कि टोटल 20 प्रश्न जो है पूछे गए थे एग्जाम में। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए इस साल 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B, एक राजमार्ग है, राजमार्ग का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो वे 5 घंटे पश्चात का अर्थ होता है बाद में मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है हमको। देखिए एक राजमार्ग है, राजमार्ग का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, एक राजमार्ग, जैसे मान लीजिए ये रास्ता जो है रास्ता है, ठीक है, राजमार्ग है।
अब इस राजमार्ग पर दो स्थान हैं, दो जगह का नाम है। एक जगह का नाम है ए और एक का नाम है बी। मान लीजिए इस जगह का नाम है ए और इस जगह का नाम है बी। ठीक है, ये ए और स्थान है और ये बी स्थान है। दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है, दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता इधर भी जा रही है ए से और बी से उधर भी जा रही है। हम दो स्थान ले लिए इस रास्ते पे, एक स्थान ए और एक स्थान बी। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं, दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी हम रास्ता ले लिए, एक रास्ता है, उस रास्ता पर दो जगह ए और बी ले लिए। इन दोनों के बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस है, वो 100 किलोमीटर की है। ठीक है, आगे लिखा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, मतलब एक कार ए बिंदु से यानी ए जगह से चलती है और दूसरा कार बी जगह से जो है चलती है। ठीक है, चलना प्रारंभ करती है, वो भी एक ही समय में दोनों जगह से कार जो है चलना प्रारंभ करेगी। यानी एक कार जो है इस जगह पे खड़ी है और एक कार जो है इस जगह पे खड़ी है। ठीक है, अब इन दोनों जगह से दोनों कार एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि ये कारें, मतलब ये दोनों कार भिन्न भिन्न चालों से, भिन्न भिन्न चालों का अर्थ होता है दोनों कार अलग अलग स्पीड से एक ही दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटा के बाद मिल जाती है। एक ही दिशा का अर्थ होता है, जैसे ये दोनों कार जो है ए से चली है वो कार, बी से चलेगी वो कार, दोनों जो है उधरे जा रही है, उधर एक ही दिशा में जा रही है। ये भी उस डायरेक्शन में जा रही है और ये कार भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, चाहे इधर आ रही है दोनों कार, है ना, एक ही दिशा का अर्थ होता है। ये भी इधर की तरफ आ रही है और ये कार भी इधर की तरफ आ रही है। चाहे ये कार भी उधर जा रही है या ये कार भी उधर जा रही है, उधर या इधर, यानी कि एक ही दिशा में दोनों कार चलना प्रारंभ करती है, माने चलती है। तो 5 घंटा लगातार चलती है दोनों कार, तो 5 घंटा के बाद दोनों एक बिंदु पर आकर मिल जाता है। ठीक है, कोई बिंदु है जहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कार किस स्पीड से चली है और ये कार किस स्पीड से चली है। दोनों कार की चाल निकालिए, लिखा है ना, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमको बताना है कि जो कार ए से चली है उस कार की चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, और बी से जो कार चली है उसकी स्पीड कितनी है। देखिए, एक कार ए से और एक कार बी से चलती है, दोनों एक ही दिशा में चलती है, लेकिन दोनों का स्पीड अलग अलग है। ठीक है, एक ही दिशा में चलती है और एक ही साथ दोनों स्टार्ट हुआ है और एक ही दिशा में चलती है, तो लगातार 5 घंटा चलेगा। ये कार भी लगातार 5 घंटा जा रही है और ये कार भी लगातार 5 घंटा जा रही है। तो 5 घंटा के बाद दोनों कार एक जगह मिल जाता है। तो मान लीजिए बिंदु सी पर दोनों कार मिल गया, मतलब एक जगह का नाम हम रख दिए सी। अरे कहीं ना कहीं तो मिलवे करेगा ना 5 घंटा के बाद, सवाल के अनुसार। तो 5 घंटा के बाद हम मान लेते हैं कि बिंदु सी पर आकर ए कार भी मिल गया और बी कार भी मिल गया, दोनों मिल गया। ऐसा नहीं है कि ये इसका इंतजार कर रहा था, ये आगे आगे जाएगा, ये पीछे पीछे, लेकिन तैयो 5 घंटा चलने के बाद दोनों एक जगह मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कार भी यहाँ तक आ गया है और ये कार भी यहाँ तक। अभी दोनों जब चलना प्रारंभ किया है तो 100 किलोमीटर के आगे पीछे से था, है ना। लेकिन चलते चलते 5 घंटा लगातार ये भी चला है, 5 घंटा लगातार ये भी चला है, तो ये जो है अभी इससे 100 किलोमीटर पीछे था, लेकिन 5 घंटा जाते 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 ये इसको पा लिया, तब ना एक बिंदु पर आके मिल गया, है ना। चलिए, तो हमको बताना है कि जो कार ए से चली है उसकी चाल कितनी है और जो कार बी से चली है उसकी चाल कितनी है। तो जो हमको निकालना होता है सवाल के अंदर वो हम पहले मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि ए से चलने वाली कार की सामान्य चाल, कार की सामान्य चाल मान लेते हैं। जो कार ए से चली है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो कार ए से खुली है, चली है, उस कार की सामान्य चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये कार 5 घंटा लगातार चली है, 5 घंटा लगातार चली है, तो कहाँ पर आके मिल गया है, मान लेते हैं कि बिंदु सी पर आकर मिल गया है। और जो कार बी से चली है ये भी 5 घंटा लगातार चली है, तो ये भी कहाँ पर आके मिल गया है, बिंदु सी पर आके मिल गया है। 5 घंटा के बाद दोनों इस जगह आकर मिल जाता है। ठीक है,
तो हम मान लिए कि मिलान बिंदु कौन है, तो बिंदु सी पर आके दोनों कार मिल जाती है 5 घंटा के बाद। ठीक है, तो जो कार ए से चली है उसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लिए हैं जो कार ए से चली है, ए स्थान से, उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो लगातार 5 घंटा ये कार चली है, तब 5 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, तो लिखेंगे इसीलिए 5 घंटा में तय की गई दूरी। भाई 5 घंटा चलेगा x के स्पीड से, तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा ना, तो तय दूरी। अब बताइए, जो कार ए से चली है वो सी तक आ रही है 5 घंटा में, जो कार ए से चली है वो सी तक आ रही है 5 घंटा में, है ना, और किस चाल से जा रही है, तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 5 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, तो 5 घंटा में दूरी जो है AC तय करेगा। मतलब दूरी को हम क्या बोलेंगे, AC बोलेंगे, दूरी को AC कहेंगे। और AC दूरी के लिए क्या करेंगे, समय गुने चाल, समय गुने चाल या चाल गुने समय। ठीक है, दोनों फॉर्मूला होता है दूरी निकालने के लिए। तो x के रफ्तार से 5 घंटा चली है, तो 5 घंटा यानी समय हो गया 5 घंटा, चाल किस रफ्तार से, तो x के रफ्तार से, तो 5 गुने x हो जाएगा। यानी जो कार ए से चली है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और लगातार 5 घंटा चलने के बाद भाई कुछ दूरी तय करेगा ना, तो 5 घंटा में सी बिंदु तक पहुंच गया है। ठीक है, तो इसका दूरी जो होगा उसको हम AC से सूचित करेंगे ना, तो AC लिख दिए। और दूरी निकालने के लिए समय गुने चाल का फॉर्मूला होता है, तो समय हो गया 5 और चाल हो गया x के रफ्तार, तो 5x इसका दूरी हो जाएगा। यानी A से जो कार चला है वो दूरी कितना तय किया है, 5x। ठीक है, अब पुनः B से चलने वाली कार की सामान्य चाल मान लेते हैं, तथा B से चलने वाली कार की सामान्य चाल, जो कार B से चली है उसका चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों की चाल निकालना है, A से चलने वाली कार की और B से चलने वाली कार की। तो जो कार B से चली है उसका चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कार भी 5 घंटा लगातार चला है, और 5 घंटा चलने के बाद ये भी कहाँ पहुँच गया है, C बिंदु पर। कह रहा है ना कि 5 घंटा के बाद दोनों मिल जाता है, तो A भी मिलेगा और B भी, दोनों मिल जाएगा कहाँ, C बिंदु पर। कितने घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद। तो इसीलिए 5 घंटा में ये भी दूरी तय करेगा ना, तो 5 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, तो 5 घंटा में इसका दूरी जो कहाएगा वो BC कहलाएगा। और जो A से चला है C तक आया है 5 घंटा में, उसका दूरी AC कहलाएगा। और जो B से चला है C तक आया है 5 घंटा में, उसका दूरी BC कहलाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए 5 घंटा में तय की गई दूरी 5 घंटा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगा, दूरी BC कहलाएगा। इसका दूरी कहलाएगा BC, क्योंकि B से कार चली है और C तक आई है 5 घंटे में, तो BC कहलाएगा दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल, जो कि ऊपर लिखे हैं समय गुने चाल। ठीक है, अब चलिए समय कितना लगा है, तो इसको भी लगा है 5 घंटा, और चाल इसका कितना है, तो भाई B से जो कार चली है उसका चाल अलग है, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हैं, तो y तो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ठीक है, यानी जो कार B से चली है उसका चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, और उसका दूरी कितना हो जाएगा 5 घंटा चलने के बाद, 5y। और जो कार A से चली है उसका रफ्तार x किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 घंटा चलने के बाद उसका दूरी क्या हो जाएगा, 5x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ लिखना है प्रश्न से ध्यान देना है। यहाँ से देखिए ये 4 लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AC लिखा है ना, AC। हम AC को AB जोड़ BC लिख सकते हैं। मतलब जैसे देख लीजिए, ये है 2 जगह है, मान लीजिए AB जगह है, ये A जगह है और ये B जगह है। ठीक है, बीच में C है, तो हम AB को ऐसे लिख सकते हैं AC जोड़ BC। AB को हम AC जोड़ BC लिखेंगे तो बराबर AB के होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर करना है, हम AC को क्या करेंगे, लिखेंगे AB जोड़ BC, AB जोड़ BC बराबर AC ही होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि AC बराबर क्या लिखेंगे, AB जोड़ BC।
ये हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखिए AC कितना है हमारा 5x, AC कितना है हमारा 5x, A से C की डिस्टेंस कितनी है 5x है, तो AC की जगह पर क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे, बराबर AB हमारा कितना है, A से B की दूरी 100 किलोमीटर, कितना है 100 किलोमीटर, तो AB हो जाएगा हमारा 100 जोड़ BC कितना है B से C, तो B से C हमारा कितना है 5y। देखिए यहाँ भी BC कितना है 5y है, तो यहाँ लिखेंगे 5y, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, XY वाले को एक साइड, बिना XY वाले को दूसरे साइड। ये 5x पहले से इधर है, 5y को इस पार लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में 5y, और ये 100 तो उस पार में पहले से है, बिना XY वाला को दूसरे पार रखना है, वो पहले से है। देखिए 5 कॉमन ले सकते हैं, मर्जी है तो हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 से ये 5 भी कटेगा, 5 से ये 5 भी कटेगा, 5 से 100 भी कटेगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 से 5 कट गया तो बच गया x, फिर प्लस माइनस माइनस 5 से 5 कट गया तो बच गया y बराबर 100। अब ये 5 गुना में है, अगर इसको इस पर लाते हैं तो बट्टा के नीचे आएगा तो 100/5 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100, और ये 5 गुना में है तो बट्टा के नीचे आएगा, काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, ठीक है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20। यही हमारा है समीकरण पहला, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, एक समीकरण तो हम निकाल लिए इस पर सेटिंग करके, यानी एक जगह A है एक जगह B है, दो स्थान है, दोनों से कार चलती है, तो C बिंदु पर आके मिल जाती है 5 घंटा के बाद। तो जो कार A से चली है वो C तक पहुंची है 5 घंटा में, तो उसका दूरी क्या कहलाएगा AC कहलाएगा, और जो कार B से चली है C बिंदु तक पहुंची है 5 घंटा में, तो उसका दूरी BC कहलाएगा। तो AC हम निकाल लिए है 5x, BC निकाल लिए है 5y, और ये जो A और B दो स्थान है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, ये सवाल में ही लिखा हुआ है, क्लियर है। चलिए तो अब क्या करना है, देखिए पुनः देखिए एक कार A से चली है एक कार B से चली है, तो जो कार A से चली है उसका चाल कितना था तो x के रफ्तार, और एक कार B से चली है उसका रफ्तार कितना था तो y का रफ्तार, ठीक है, y के चाल से चली है। अब बताइए इन दोनों कार के बीच का डिस्टेंस शुरू में कितना था चलने से पहले 100 किलोमीटर, लेकिन चलते चलते ये डिस्टेंस कितना हो गया है 0, तब नहीं इसको पा लिया है, मतलब ये थोड़ा फास्ट चला होगा उसके चाल से, ये जो है ये कार थोड़ा फास्ट चला होगा इसके स्पीड से, तब ने इसको धीरे धीरे जाके आगे जाते 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 पा लिया है उसको, है ना, मतलब उसको ये पा लिया है, पीछा कर दिया है ना। तो दोनों मिलकर जो है पहले डिस्टेंस था कितने का 100 किलोमीटर का, लेकिन यहाँ आते आते 5 घंटा में डिस्टेंस 0 का हो गया है, यानी दोनों एक जगह एक के साथ पहुँच गया है, ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर वो जो 100 किलोमीटर का फासला था वो तय किया है, यानी x के रफ्तार और y के रफ्तार दोनों मिलकर मतलब दोनों साथ मिलकर यानी जोड़कर जो है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को पार कर लिया है, ठीक है, यही हमारा हो गया समीकरण दूसरा, यानी x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करना है, इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकाल लेना है, और जो x का मान निकल जाएगा वो हो जाएगा A से चलने वाली कार की सामान्य चाल, और जो y का मान निकलेगा वो हो जाएगा B से चलने वाली कार की सामान्य चाल, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ये जो है छोटा चित्र, इसका छोटा चित्र आप क्वेश्चन में जो है बना लीजिएगा, छोटा चित्र जो है बना लीजिएगा, क्योंकि चित्र पारने के बाद आपको समझ में ज़्यादा ही आता है, इसीलिए चित्र जो है कहीं पर आप पार लीजिएगा इसका चित्र। हम थोड़ा सा इसका चित्र दे देते हैं, ये A स्थान हो गया, ये B स्थान हो गया, और C पर मिल जाता है, ये दोनों 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ से जो है ये पूरे C तक पहुँचता है, तो इसको हम AC कहेंगे, और AC हमारा हो जाएगा पूरा 5x हो जाएगा, ठीक है, और फिर B से C तक पहुँचता है तो इसको हम कहेंगे BC, और ये हमारा हो जाएगा 5y, क्लियर है, थोड़ा बड़ा करके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। एक समीकरण हमारा है x माइनस वाई बराबर 20 का, और एक है x प्लस वाई बराबर 100 का। चलिए हम x को यहाँ काटने जा रहे हैं, तो दोनों का समान है, गुना में एक एक है तो गुना में 1 दे देते हैं, दोनों में गुना में 1 1 है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 1 एवं सेकेंड गुने 1 को घटाने पर चलिए 1 से गुना करते हैं, x इकाई x माइनस y इकाई y, y इकाई y, और बराबर 20 इकाई 20, बराबर 20 इकाई 20। उसके बाद x इकाई x प्लस y इकाई y
बराबर 100 21 100 माइनस माइनस माइनस, घटाने पर जब होता है तो समीकरण सेकेंड का चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस में माइनस प्लस में हो जाता है, कट गया, माइनस में 1 वाई माइनस में 1 वाई माइनस में 2 वाई बराबर -80 में माइनस 100 में से प्लस 20 गया तो माइनस में 80 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y का मान 80 और ये 2 गुना में है तो आ गया बटा के नीचे, काट देंगे तो 40 हो जाएगा। y का मान कितना निकल गया 40। अब यही y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर सेकेंड समीकरण हमारा क्या है, सेकेंड है x प्लस वाई बराबर 100। इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ पर रखेंगे 40, तो x प्लस वाई की जगह पर 40 हो गया बराबर 100, तो x का मान हो जाएगा 100 और ये 40 उस पार गया तो माइनस में 40, यानी x का मान निकल गया 100 में 40 गया तो 60, x का मान कितना निकल गया 60 निकल गया और y का मान कितना निकल गया 40 निकल गया। मतलब a से चलने वाली कार की सामान्य चाल कितनी है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और b से जो कार चल रही है उसकी चाल कितनी है तो उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, अतः a से चलने वाली कार की कार की सामान्य चाल x माने थे तो x का मान कितना निकला है 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा a से चलने वाली कार की सामान्य चाल हो जाएगा। और b से चलने वाली कार की सामान्य चाल b से चलने वाली कार की सामान्य चाल इसको हम कितना माने थे y माने थे, तो y का मान कितना निकला है 40, यानी 40 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा। ये हमारा बन गया। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है समझने में तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, पीछे बैक करके देखिए, आपको पूरी तरह से 100% क्लियर हो जाएगा। हमने अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए जो क्वेश्चन 5वां है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का अर्थ होता है उसका भुजाएँ ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत जो होता है वो इस तरह का होता है। आयत इस तरह का होता है। आयत की जो लंबाई होती है वो दोनों आपस में समान होती है और जो चौड़ाई होती है वो आपस में समान होती है। मतलब इस भुजा को लंबाई कहते हैं और इसको चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में समान हैं और ये दोनों आपस में समान हैं। ठीक है, आयत में होता है ये। उसके बाद देखिए एक आयत है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत है, उस आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? तो जब उसकी लंबाई 3 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी कि जैसे देख लीजिए ये आयत है, ये आयत है मान लीजिए छोटा वाला, इसकी लंबाई मान लीजिए 5 है और चौड़ाई इसका 2 है मान लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई इसका 5 है तो 5 गुने चौड़ाई 2, कितना हो जाएगा 10। तो पहले से एक आयत है, मान लीजिए ये आयत है, इसकी लंबाई पहले से कितनी है 5 है और चौड़ाई कितनी है 2 है। तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब बताइए यदि इसकी लंबाई चौड़ाई में हेर फेर करेंगे तो क्षेत्रफल में भी हेर फेर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर हम मान लीजिए लंबाई को 5 की जगह पर 6 कर देते हैं और चौड़ाई को 2 के जगह पर 1 कर देते हैं, मतलब चौड़ाई को 1 कम कर दिए और लंबाई को 1 बढ़ा दिए, तब इसका क्षेत्रफल में बदलाव होगा कि नहीं होगा? तो देखिए नया क्षेत्रफल जो बनेगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई इसका 5 की जगह पर 6 हो गया और चौड़ाई 2 की जगह पर 1 हो गया, तो नया क्षेत्रफल कितना निकला? 6 निकला। अब बताइए
पहले यदि लंबाई 5 था, चौड़ाई 2 था तो क्षेत्रफल 10 आ रहा था। लेकिन जब लंबाई में 1 बढ़ाए हैं, चौड़ाई में से 1 कम किए हैं, तो क्षेत्रफल कितने कम हो गया? 10 था तो 6 हो गया, मतलब 4 कम हो गया। तो क्षेत्रफल में बदलाव उसी स्थिति में हो सकता है जब लंबाई और चौड़ाई में कुछ बदलाव किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ने कोई आयत है जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? तो जब उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तब। ठीक है, और फिर दोबारा में कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई दोनों को बढ़ाइए दे, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाइए दे, तो उसका क्षेत्रफल जो पहले से होगा उसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। ठीक है, जो पहले से रहेगा उसमें हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक आयत है, उसकी लंबाई चौड़ाई पहले से कितनी है वो तो पता नहीं है। ठीक है, न उसका क्षेत्रफल पता है। पहली बात, लंबाई चौड़ाई पते नहीं है। लंबाई चौड़ाई पता होगा तो क्षेत्रफलों पता हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमको निकालना है कि उस आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो जो निकालना है वो हम यहाँ मान लेंगे, लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई मान लेते हैं x तथा चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी मान लेते हैं पहले से? y। ठीक है, इसीलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आयत की? तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई x हो गया और चौड़ाई y हो गया, यानी xy इसका क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। अगर हम एक आयत लेते हैं जिसकी लंबाई पहले से x इकाई और चौड़ाई y इकाई, तो क्षेत्रफल कितना होगा? xy वर्ग इकाई, है ना, पहले से। अब क्या करना है, इसकी लंबाई चौड़ाई में हेर फेर करना है सवाल के हिसाब से, जैसे जैसे कह रहा है तो वैसे वैसे क्षेत्रफल में भी हेर फेर होगा ना। चलिए, तो अब सवाल के हिसाब से चलते हैं सवाल के ऊपर और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, पहले यहाँ लिख लीजिए लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। आयत का लंबाई पहले से कितना है? x है, चौड़ाई कितना है? y है। तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या? क्षेत्रफल, है ना। लंबाई x है पहले से, चौड़ाई y मान ली है पहले से, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पहले से? xy हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 माने थे लंबाई, चौड़ाई माने थे 2, तो क्षेत्रफल पहले से कितना था? 10, है ना। चलिए, ये तो हम माने हैं वो वाला है। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? तो जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब पहले से जो क्षेत्रफल है आयत का उसमें भी 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो कब कम होता है? यानी जो पहले से क्षेत्रफल है आयत का उसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो कब कम होता है भाई? तो जब उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है, जो पहले से लंबाई है उसमें 5 इकाई कम कर दी जाती है और जो पहले से चौड़ाई है उसमें 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तब जो है इसका क्षेत्रफल पहले से जितना है उसमें 9 इकाई वर्ग इकाई कम हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ध्यान से देखिए। चलिए, ये पहले स्थिति के आधार पे हम कर लिए हैं। ठीक है, अब पुनः दोबारा यहाँ लिखा हुआ है, दोबारा पढ़िएगा तो और लिखा है आगे। देखिए, दोबारा में वही करेंगे। ये क्या है? तो लंबाई है, और गुना ये क्या? चौड़ाई, और बराबर ये क्या? तो क्षेत्रफल। पहले से लंबाई x, पहले से चौड़ाई y, तो पहले से क्षेत्रफल होगा कितना? xy। अब लंबाई चौड़ाई में यहाँ भी हेर फेर हो रहा है, तो आगे लिखा हुआ है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई, लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब जोड़ दे। जो पहले से लंबाई है और जो पहले से चौड़ाई है उसमें बढ़ाना है। लंबाई में 3 इकाई चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाते हैं तो जो क्षेत्रफल पहले से है उसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, मतलब इसमें जुट जाएगा 67 वर्ग इकाई। क्लियर है? चलिए देखिए, अब ऊपर वाले को हल करते हैं। x को पकड़ के हुलकाएंगे उसमें, तो जितने रहेगा उस घर में सब में गुना होगा। x से y में गुना करेंगे तो xy, फिर x से +3 में गुना होगा तो +3x,
क्लियर है। अब -5 को हुलकाएंगे, -5 से y में गुना होगा तो -5y, ठीक है। और फिर -5 से +3 में गुना करेंगे तो माइनस में 15, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 5 यही 15 बराबर xy - 9। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए xy इधर कौन चीज़ में है, प्लस में, अगर इसको उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, जबकि ओई पार में xy पहले से प्लस में है तो ई जाएगा ओई पार तो माइनस में, तो माइनस में xy या प्लस में xy घट जाएगा। ऐसे निम्न है कि इधरे उधरे हम वैसा ही बिना भेजले काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाली समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अब बिना xy वाले को दूसरे साइड, xy वाले को एक साइड, तो 3x माइनस में 5y पहले से इधर है, 3x माइनस में 5y पहले से इधर है। अब -15 बिना xy वाला है तो इसको उस पार ढकेलेंगे, वही पार में पहले से -9 है, xy तो घट गया ना, इससे घट गया, वही पार में -9 पहले से है, -15 उस पार जाएगा तो +15 हो जाएगा। अब +15 में से 9 घट गया तो 6 बचेगा। क्लियर है, यानी एक समीकरण हमारा तैयार हो गया, 3x - 5y बराबर 6, यहाँ घटा कर लिखे हैं तो 6, ये हमारा हो गया समीकरण पहला। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये रफ किए हैं समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण पहला। और सेम प्रक्रिया हम नीचे करेंगे, x को पकड़ के हुलकाएंगे, फिर 3 को पकड़ के हुलकाएंगे, x में y से गुना करेंगे तो xy, फिर x से +2 में गुना करेंगे तो प्लस में 2x, और फिर +3 से +y में गुना करेंगे तो +3y, और फिर +3 से +2 में गुना करेंगे तो प्लस में 3 दूना 6, और बराबर के उस पार xy या प्लस में 67। क्लियर है। देखिए xy दोनों को खलास कर देंगे, आई पार ओई पार, क्योंकि दोनों पार में वो प्लसे में है, इसको उस पार ढकेलेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस तो ये घट ही जाएगा, तब बचेगा 2x प्लस में 3y जेना के तेना, और वही पार में 67 जेना के तेना। ये 6 जो है बिना xy वाला है तो उस पार ढकेलेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। ये दोनों को वही पार रख लिए हैं, क्योंकि xy वाले को एक साइड रखना है तो 2x + 3y को इसी पार रख लिए हैं, और +6 जो बिना xy वाला है उसको उस पार ढकेल दिए हैं तो -6 हो गया। अब 67 में से 6 गया था 61, ये हमारा निकल गया समीकरण दूसरा। ठीक है, यानी समीकरण दूसरा क्या बन गया, 2x प्लस में 3y बराबर 61। 67 में से 6 चला गया तो 61, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से या कोई भी विधि से बनाकर xy का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। चलिए x को काटने की सोच रही है, तो x के गुना में पहला में 3 है, समीकरण पहला में जो x है उसके गुना में 3 है, तो उससे सेकेंड में गुना कर देंगे, और जो सेकेंड समीकरण है उसमें x जो है उसके गुना में 2 है तो उससे फर्स्ट में गुना कर लेंगे, और तब लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 2 एवं सेकेंड गुने 3 को जोड़ने पर कि घटाने पर, तो चिन्ह दोनों का समान है तो घटाने पर। ठीक है, चलिए गुना करके लिख लेते हैं। 2 से 3 में गुना होगा, 2 तिया ही 6x, फिर 5y में गुना करेंगे 2 से -10y हो जाएगा, 5 दूना 10, और फिर इस पार में 6 है, इधर नहीं, ये हम माइनस करके यहाँ लिखे हैं। चलिए 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब नीचे में भी करेंगे 3 दूना 6x प्लस 3y में 3 से, तो +3 तिया ही 9y बराबर 61 तिया ही 3 इकाई 3 6 तिया 18, 61 में 3 से किए 183। नीचे का चिन्ह बदलेगा क्योंकि घटाने पर लिखे हैं, तो तीनों प्लस में है तो हो गया माइनस में, घट गया, -10 गोवाई -9 गोवाई तो माइनस में 19 गोवाई, आई पार में -183 में से +12 चला गया तो 1 7 और 1, ठीक है 171 माइनस में बचेगा, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान हो जाएगा 171 बटा 19, 19 नमा 171, यानी कि y का मान कितना हो गया 9, y का मान कितना निकल गया 9 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा। रफ को यहाँ भी मिटा लेते हैं। चलिए लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहला समीकरण क्या है, तो पहला समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 6, ठीक है
ठीक है। अब देखिए क्या करना है, y की जगह पर 9 रखना है, तो 3x माइनस 5 गुने वाई की जगह पर 9 बराबर 6, तो 3x माइनस 9 पचे 45 बराबर 6, तो 3 गो x बराबर 6, 45 उधर गया तो प्लस में 45, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 45 गो और 6 गो 51 गो, और 3 गुना में था तो आ गया बट्टा के नीचे 17 दिया ही 51, यानी x का मान कितना निकल गया 17, x का मान कितना निकल गया 17 और y का मान 19। तो यहाँ लिखेंगे अतः आयत की लंबाई कितना माने थे, x माने थे तो 17 तथा चौड़ाई को y माने थे, तो y का मान कितना निकल गया 19, यानी 17 इकाई हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 19 इकाई, ठीक है। यानी पहले से जो आयत की लंबाई है वो 17 इकाई है और चौड़ाई जो है वो 19 इकाई है। अब दोनों में हेर फेर किया जाता है सवाल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल में भी हेर फेर हो रहा है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, दोबारा एक बारी वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे और हम आगे आप लोगों के लिए और भी आगे वीडियो बनाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।